रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इन दोनों में क्या फर्क है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में ट्रीटमेंट होते हैं रेडियोलॉजी के थ्रू। किसी के लीवर में एब्सिस है तो हम उसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से बिल्कुल टारगेटेड हम उस पस को ड्रेन कर देंगे। इसमें या तो निडल से ड्रेन हो जाएगा या कोई पतली ट्यूब हम उसके अंदर कैथेटर जिसे कहते हैं उससे हम उसको ड्रेन कर देंगे। वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इन पेशेंट्स को स्टेज 3 एंड बियॉन्ड जो होती है, जिसमें पेशेंट की स्किन खराब हो रही है, उसकी वजह से काली पड़ गई है या घाव हो गया है स्किन में या अल्सर बन गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। कई पेशेंट को तो ये भी नहीं पता होता कि वो घाव जो है नस की प्रॉब्लम की वजह से हो गया है, लेकिन वो अगर वेस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास जाएं या हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जाएं, एक तो डायग्नोसिस होगी बीमारी की और डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट डिसाइड होगा कि इसका क्या करें। Hello and welcome to our new episode of Healthy Gupshup। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हम सब रेडियोलॉजी के बारे में जानते हैं, जिसमें आप अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह सबने सुना होगा, लेकिन आज जो हम जिस रेडियोलॉजी की बात करेंगे वो आपके लिए नई है और आप इस पॉडकास्ट से जुड़े रहिए ताकि आप जान सकें कि हम किस अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कुमार। डॉक्टर अमित को एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है वैस्कुलर इंटरवेंशन में, हेपेटोबिलियरी एंड ऑन्कोलॉजी इंटरवेंशंस में और डायलिसिस फिस्टुला इंटरवेंशंस में। तो आइए जानते हैं कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है और इसके क्या स्कोप्स हैं, कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर अमित। थैंक यू। जो हमारा सबसे पहला सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है क्या? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बेसिकली एक वो फील्ड है जो रेडियोलॉजी की एक तो सब स्पेशलिटी है जिसमें पेशेंट्स के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जैसे रेडियोलॉजी में इनिशियली डायग्नोसिस होता है पेशेंट्स का, लैब में डायग्नोसिस होता है, ऐसे ही फिर जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो पेशेंट्स के पास ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल। तो जैसे मेडिसिन से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो जो पेशेंट मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है कि मेडिसिन से ट्रीट हो गया। दूसरा है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो लोग इसको जानते हैं कि 2 टाइप की ट्रीटमेंट है, लेकिन जो थर्ड ट्रीटमेंट है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, वो बीमारियां जिनको बिना सर्जरी के ठीक किया जा सके। तो धीरे धीरे अभी एडवांसमेंट इतने हो गए हैं टेक्नोलॉजी में कि हम बिना सर्जरी के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस सवाल से कनेक्टेड एक सवाल पूछूं कि रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर कॉमन भाषा में अगर बात करें तो क्या डिफरेंस? तो आम तौर पे अगर हम बात करें, रेडियोलॉजी है जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, इन सब चीज़ों से जांच करते हैं मेनली। तो जांच करके पहले बीमारियों को हम पता करते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी है, और ऐसी लैब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उनसे भी हम पेशेंट के शरीर के बारे में डायग्नोसिस करते हैं। तो रेडियोलॉजी है जिसमें डायग्नोसिस होती है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में ट्रीटमेंट होते हैं रेडियोलॉजी के थ्रू, जिसमें मान लीजिए किसी के लीवर में एब्सिस है, पस पड़ गया, तो हम उसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से बिल्कुल टारगेटेड हम उस पस को ड्रेन कर देंगे। इसमें या तो निडल से ड्रेन हो जाएगा या कोई पतली ट्यूब हम उसके अंदर कैथेटर जिसे कहते हैं उससे हम उसको ड्रेन कर देंगे। तो जैसे किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं इसमें अगर आप ब्रॉडली इसको हम क्लासिफाई करें तो वेस्कुलर इंटरवेंशंस होती हैं जिन्हें हम एंडोवेस्कुलर इंटरवेंशंस भी कहते हैं। तो जिसमें हम एक मशीन होती है DSA, डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी, या जिसे कॉमनली कैथ लैब के नाम से जाना जाता है। तो उसमें एंजियोग्राफी की मदद से हम एंजियोग्राफी करते हैं और नसों की बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं पहले कि क्या बीमारी है, और फिर उसका हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जैसे एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग उसमें ट्रीटमेंट होता है, या किसी में थ्रोम्बस बन गया तो उसको थ्रोम्बस को हम निकालते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो ये बेसिकली वेस्कुलर डिजीज का एक क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही दूसरा अगर हम बताएं तो हिपेटोबिलियरी डिजीज है, जिसमें मेनली कॉमनली हम बताएं तो इसमें बायोप्सी होती है, या लीवर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, या फिर बिलियरी सिस्टम में कोई रुकावट आ गई है या वो बंद हो गया है तो कैंसर की वजह से कॉमनली बंद होते हैं। तो उनको हम स्टेंटिंग से या ड्रेनेज करके उसको PTVD कहते हैं, तो वो हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं हिपेटोबिलियरी डिजीज में। और तीसरा है ऑन्कोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशन,
तो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशन में कॉमन इंटरवेंशन जो हम डेली डे टू डे करते रहते हैं वो है बायोप्सी। कैंसर की डायग्नोसिस के लिए एक बायोप्सी का होना बड़ा जरूरी है और बायोप्सी के बेसिस पे ही आगे ट्रीटमेंट होता है। और फिर जैसे लीवर की हमने बात की, तो लीवर में कैंसर जो होता है हेपेटोसेलुलर कैंसर, उसको हम एम्बोलाइजेशन करते हैं उसका, जिसे टेस कहते हैं, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। तो उसकी मदद से हम उस कैंसर को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। लीवर कैंसर्स में जैसे मैंने बताया कि उसको हम ट्रीट करते हैं इसके अंदर ऑन्कोलॉजी इंटरवेंशंस में। और उसके अलावा जैसे बाकी ऑर्गन्स हैं जिनमें छोटे ट्यूमर्स होते हैं, बहुत अर्ली स्टेज में पता चलते हैं, तो उनमें हम आरएफए या माइक्रोवेव एब्लेशन कर सकते हैं। अगर मैं समझना चाहूँ कि आईआर जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है उसकी जरूरत कब पड़ती है, ये इंसान पेशेंट को कैसे समझ में आएगा? हाँ, पेशेंट्स जनरली अवेयर नहीं होते हैं इन चीजों के मतलब इन इंटरवेंशंस के लिए। हाँ, कि इसमें भी कोई ऐसी चीज है कि हम बिना सर्जरी के करा सकते हैं। अगर कॉमनली जो बीमारी वेरिकोस वेन की एक बहुत कॉमन बीमारी है, इसके लिए आमतौर पे कहीं भी जाएंगे तो लोग सर्जरी ऑफर करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली या कह लीजिए 5-10 साल से धीरे धीरे इंडिया में भी मतलब अभी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली अवेलेबल है। बड़े हॉस्पिटल में आप कहीं भी जाएंगे आपको इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक ब्रांच सब जगह मिलेगी। अच्छा। तो वेरिकोस वेन को लेज़र द्वारा हम लोग ठीक कर देते हैं, तो उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती ही नहीं है और पेशेंट सेम डे घर चले जाते हैं, अगले दिन से अपने कामकाज पे चले जाते हैं। तो अस्पताल में ज़्यादा दिनों के लिए भर्ती होने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सर्जरी होती है तो रिकवरी टाइम लंबा होता है, तो ये आपका रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। तो ये एनालिसिस जो होता है कि ये जो प्रॉब्लम है पेशेंट की, ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से भी ट्रीट हो सकती है रादर देन कि हमें किसी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़े। ये एनालिसिस जो है ये पेशेंट कैसे डिसीजन बना सकता है? पेशेंट के लिए इसमें बड़ी दिक्कत है। अगर पेशेंट, हम लोग फिजिशियंस को भी बहुत अवेयर करते हैं इस चीज़ को लेके, इवन डॉक्टर्स में ही काफ़ी ऐसा है कि इस चीज़ के बारे में नॉलेज बहुत कम है अभी देखे जाए तो। हाँ, अवेयरनेस का। हाँ, और पेशेंट्स का है कि आजकल डिजिटल मीडिया बहुत है, तो अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे कि पर्टिकुलर डिजीज को लेके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इजीली आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इस बीमारी के लिए हम लोग बिना सर्जरी के भी ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो कहाँ अवेलेबल है और कैसे अवेलेबल है, तो वो जानकारी इजीली आजकल आप मिल सकती है। आप ज़्यादातर लोगों को सर्जरी से रिलेटेड फियर होता है कि अगर आज किसी को सर्जरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दें तो उनको लगता है कितना ये डिले हो सके वो उतना अच्छा है, वो उनको ऐसा लगता है। सर्जरी लोग ज़्यादातर, अगर आप के पास कई पेशेंट्स आते होंगे, नहीं करवाना चाहते। तो कन्वेंशनल सर्जरी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू जो आप प्रोसीजर्स करते हैं, तो उनका क्या डिफरेंस है उन दोनों में, जिससे पेशेंट्स थोड़े और कॉन्फिडेंटली सर्जरी इन प्रोसीजर्स के लिए, आईआर प्रोसीजर्स के लिए प्रोसीड कर सकें? ऐसे क्या डिफरेंसेस आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे कि हम बात करेंगे, कुछ ऐसी बीमारियां होती कि जिनमें सर्जरी ही होगी। वो पेशेंट को डायग्नोसिस होने के बाद जो बीमारी है उस हिसाब से ही बताते हैं सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कैटेगोरिकली, मतलब अगर ऑर्गन वाइज हम लोग जाएं तो बहुत हैं वो, जिनको हम बिना सर्जरी के ही ट्रीट कर सकते हैं। तो वो पेशेंट की एक तो अवेयरनेस, एक जहां वो अपने प्राइमरी फिजिशियन को दिखा रहे हैं उनसे वो बात करें कि इसमें सर्जरी के अलावा भी कोई और ऑप्शन है जो मैं बिना सर्जरी के इसको करा सकूं, कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अपने जो उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं जिनको दिखाते हैं, उनसे वो डिस्कस कर सकते हैं। तो उनको जानकारी मिलेगी, ऑप्शंस मिलेंगे, तो वहाँ से पेशेंट हमारे पास आ सकता है कि भैया इसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से इसकी मुझे ट्रीटमेंट कराना है। और ऑर्गन रिलेटेड अगर हम क्लासीफाई करें, जैसे मैंने बताया, तो उस हिसाब से हमारे पास आ सकते हैं पेशेंट। अब डिफरेंस जो है सर्जरी और इसमें कभी पेशेंट को हम चीरा वगैरह नहीं लगाते हैं, ना कभी पेशेंट को कोई टाँका लगता है, ना पेशेंट को हम बेहोशी करते हैं। इसमें बिल्कुल एक सुई द्वारा सुन करते हैं पेशेंट को। सुन करने के बाद ट्यूब्स हैं, कैथेटर्स हैं और वायर्स होते हैं, उनकी मदद से ही हम बीमारी को ठीक कर देते हैं। बेसिक एग्जांपल मैं दूं, कोई ऐसा ब्लीडिंग हो गया है पेशेंट को जो कि अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट का जिसमें बीपी गिर गया है, शॉक में चला गया है, पेशेंट आईसीयू में भर्ती हो गया है, तो ऐसे पेशेंटों को भी बिना सर्जरी के ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है आईआर के द्वारा। तो इसमें पर्टिकुलरली हम उस पर्टिकुलर एरिया, जैसे
एब्डोमेन में कहीं इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो रही है जो अनकंट्रोल्ड है, एंडोस्कोपी कर ली, कोलोनोस्कोपी कर ली, उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उस टाइम पे और ऐसे पेशेंटों को हम लोग तुरंत एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं और पर्टिकुलर उस वेसल को जहाँ से वो ब्लीड कर रही है वहां तक पहुंचते हैं हम लोग सुपर सिलेक्टिवली, उसको वहां जाके कॉइल द्वारा या एम्बोलाइजेशन के द्वारा उसको हम बंद करते हैं। तो ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं। हाँ, exactly. आप कोई ऐसा अगर हमारे साथ कुछ कोई पेशेंट की कोई एक स्टोरी अगर शेयर कर सके जो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशन होगी जो लाइफ सेविंग रही उनके, जो कॉमनली ऐसी जो ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कॉमनली प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होते हैं। अगर हम फीमेल उसमें बात करें, या जैसे पेशेंट्स को प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनको, या प्लेसेंटा कई बार चिपक जाता है अंदर, या डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो कुछ सेंटर्स जहाँ पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नहीं है वहाँ पे पेशेंट का पूरा यूट्रस रिमूव करना पड़ जाता है ऐसी स्थिति में। और हमारे यहाँ पे हमने बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा ट्रीट करके हमने बिना सर्जरी के एम्बोलाइजेशन की मदद से, जिसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं, उसकी मदद से हमने बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाई है। तो दैट मींस गायनेकोलॉजिकल्स में भी बहुत स्कोप है आईआर का। और दूसरा अगर बात करें गायनी रिलेटेड ही, तो फाइब्रॉइड जैसे पेशेंट्स को बड़ी कॉमन बीमारी है कि यूट्रस में रसोली हो गई है, गांठ हो गई है। अब बहुत छोटी हो तो पेशेंट को कई बार प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो उसमें जनरली मेडिसिन और इन सब से ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको बार बार बहुत ब्लीडिंग हो रही है, या फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तो प्रेशर सिम्टम्स कर रहा है, पेशाब के रास्ते को दबा रहा है या पैखाने के रास्ते को दबा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस जिनको कॉम्प्लिकेटेड जो थोड़े होते हैं, तो उन पेशेंट्स में फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन जो हम लोग करते हैं उससे फाइब्रॉइड का एक तो साइज कम हो जाता है, और छोटे होते हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं वो फाइब्रॉइड्स। तो ये इनमें भी बहुत असरदार है। वैरिकोज वेन्स में आईआर का बहुत रोल है और कई लोग बेनिफिट भी हुए हैं। मैक्सिमम लोगों को अगर मैं बताऊं आपको, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि किस डॉक्टर को वेरिकोज वेन्स दिखाना है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आईआर के? तो वेरिकोज वेन की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्टेजेस होती है बीमारी की। तो इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं जिन पेशेंट्स को, उनमें जनरली कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेज 1 स्टेज 2 तक। लेकिन जिन पेशेंट्स को स्टेज 3 एंड बियॉन्ड जो होती है, जिसमें पेशेंट की स्किन खराब हो रही है, उसकी वजह से काली पड़ गई है, या घाव हो गया है स्किन में, या अल्सर बन गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, पट्टियां करा रहा है पेशेंट, सब कुछ कर रहा है। कई पेशेंट को तो ये भी नहीं पता होता कि वो घाव जो है नस की प्रॉब्लम की वजह से हो गया है, तो बस पट्टियां कराते रहते हैं बस, लेकिन होता है कि ठीक ही नहीं होता। लेकिन वो अगर वैस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास जाएं या हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जाएं तो वहाँ उसको बड़े सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक तो डायग्नोसिस होगी बीमारी की सबसे पहली बात तो, और डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट डिसाइड होगा कि इसका क्या करें। तो वेरिकोज वेन में जहाँ स्टेज 3 एंड अबव जिन पेशेंट्स को है, उनमें कन्वेंशनली तो पहले सर्जरी की जाती थी जिसमें उस वेन को निकाल लिया जाता था कि भैया ये वेन खराब हो गई है, इसकी वजह से ये अल्सर बन रहा है, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन अभी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में इसको बिना सर्जरी के ठीक किया जाता है, जिसमें हम लेजर ट्रीटमेंट करते हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की मदद से इसको ट्रीट करते हैं, जिसमें नस को हम अंदर ही अंदर हीट एनर्जी से बंद कर देते हैं, और वो अल्सर वगैरह ये सब धीरे धीरे सब हील होने लग जाते हैं। 2 या 3 हफ्ते में उसका अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जो पैर में सूजन होती है या स्किन खराब हो जाती है वो भी सब ठीक हो जाता है मरीजों को। जो वेन्स स्पाइडल वेन्स होती हैं वो भी, हाँ, ये स्पाइडर जैसे आपने बताया स्पाइडर वेन्स, तो ये इसकी इनिशियल स्टेज है, वो एकदम पतली सी वो दिखने लगेंगी। अब जब एक सिम्टोमेटिक स्टेज है जहाँ पे पेशेंट को पैर में सूजन आ रहा है, अल्सर बन रहा है, ये वो स्टेज है जहाँ उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और इनिशियल स्टेजेस के लिए स्टॉकिंग्स जो हैं वो लोग पहन सकते हैं, जो स्टेज 1 स्टेज 2 के पेशेंट्स के लिए ठीक हैं। ये स्पेशल स्टॉकिंग्स आते हैं, स्पेशल स्टॉकिंग्स आते हैं इसके लिए, वो इनिशियल स्टेजेस के लिए है बस। लेकिन जिनके स्टेजेस ज़्यादा अपर लेवल पे प्रोग्रेस कर रही है डिजीज, वो नहीं ठीक होती उससे। वो क्या है कि उससे प्रोग्रेस करती जाएगी डिजीज, तो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है उन पेशेंट्स को।